नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञान संवाद के लेटेस्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमित पांडे। डॉक्टर अमित विशेषज्ञता रखते हैं फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स मेडिसिन में। आइए बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो। तो डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स मेडिसिन, सबसे पहले हमें दर्शकों को बताइए, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजियोथेरेपी का वो पार्ट जिसमें कि हम खेल से रिलेटेड जितनी भी इंजरीज होती हैं उसके बारे में उनका ट्रीटमेंट, उनको कैसे प्रिवेंट करना है, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं ताकि जैसे आपने देखा होगा पहले इंजरीज बहुत ज़्यादा होती थी राइट। जिसकी वजह से प्लेयर्स को काफ़ी लंबे टाइम तक खेल से दूर रहना पड़ता था। अब मसल मैनेजमेंट, इंजरी को कैसे मैनेज करना है या फिर इंजरी ना हो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, इन सारी चीज़ों के पीछे जो काम करते हैं उसको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। बेसिकली हम देखते हैं डॉक्टर्स अलग अलग फील्ड में जाते हैं, डेंटिस्ट में जाते हैं या आई सर्जन्स बनते हैं। आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली स्पोर्ट्स मेडिसिन में आने की, फिजियोथेरेपी में आने की? देखिए, जैसा कि हम इंडिया में जानते हैं कि एक ऑर्थोपेडिशियन है, एक डेंटिस्ट है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट मेरा रुझान शुरुआत से ये था कि हम इनको नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं जिसमें कि हमें किसी तरह की कोई दवाइयों की ज़रूरत। बट ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़रूरत है तो आप मेडिसिन लीजिए, बहुत ज़रूरत है तो आप सर्जरीज करवाइए। बट अगर हम नेचुरली बॉडी को थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू डाइट इस तरह से अगर ठीक कर सकते हैं तो हमारी बाकी प्रॉब्लम्स कम होती हैं, जैसे कि दवाइयाँ खाने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत सारे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से मेरा ये था कि थोड़ा सा नेचुरली जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट किया जाए। तो 12वीं के बाद ऑब्वियसली सब लोग सर्च करते हैं, तो उस वक्त किसी मतलब सबके बचपन में एक मेंटर होते हैं सामने, तो मेरे पड़ोस में एक थे, तो उनका देख के मुझे भी एक वो हुआ कि हाँ जी ये कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से वो कर रहे थे, काफ़ी प्रेस्टिजियस है। तो मेरा भी हुआ कि मैं भी इनकी तरह बनना है। फिर जब धीरे धीरे उसके बारे में जानना शुरू किया तो अंदर से आने लगा कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा है, इसमें हम कर सकते हैं और रिस्पेक्ट भी पा सकते हैं एज क्लिनिशियन या एज डॉक्टर या उस तरह से। तो इस वजह से इसमें आने का हो रहा है, लोगों की सेवा भी हो जाएगी और जो हमारा जो पैशन है कि हाँ जी नेचुरली कैसे ठीक करें चीज़ों को, वो हम पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर, आपने बहुत सारे जॉइंट रिप्लेसमेंट्स किए हैं, ट्रॉमा केसेस को हैंडल किया है, तो इन सब केसेस को हैंडल करने में चुनौतियाँ क्या आती हैं? चुनौतियाँ पेशेंट का माइंड मेकअप करना। अच्छा। आज की डेट में भी अगर जैसे मान लीजिए कि कोई जॉइंट का केस है, अगर आप बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है या बहुत ज़्यादा बिल्कुल बैठ गए, जैसे मान लीजिए घुटने की इंजरी हुई, अर्थराइटिस एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। अब इसमें जो मैंने देखा है, लोग तब तक किसी क्लिनिशियन के पास या किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने को रेडी नहीं होते जब तक उनके बेड पे रहने की स्थिति नहीं आ जाती। बिल्कुल। तो खैर ये एक तो बात हो गई, उनको एजुकेट करना, एजुकेट करके उनको सर्जरी के लिए बताना। खैर जो सर्जन सब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे सर्जन हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है, जो पहले सुना होगा आपने अटल जी के टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब डॉक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी स्किलफुल डॉक्टर हो गए हैं। तो एक सर्जरी के बाद से आपने जॉइंट को तो रिप्लेस कर दिया, बट जॉइंट को चलाने के लिए जो मांसपेशियां चाहिए उनको कैसे आप वो करोगे। तो इस वजह से उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में सर्जरी के जैसे जैसे दिन बीतते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में अलग अलग तरीके के रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस के थ्रू उस पेशेंट की मांसपेशियों को ठीक करता है। अच्छा। उनके स्पाइन को, उनके मतलब रिप्लेसमेंट के बाद केवल घुटना ठीक हो गया और आप चल लो, ऐसा नहीं है। उसमें चलने के लिए आपको स्पाइन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आपकी कूल्हे की हड्डियाँ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, आपके घुटने के आसपास की जो मांसपेशियाँ हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो रिप्लेसमेंट के बाद से उस रिप्लेसमेंट सर्जरी को ध्यान में रखते हुए कि उसको कोई नुकसान ना हो, उस हिसाब से एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाए जाते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है और उस हिसाब से पेशेंट को बता के उसकी काउंसलिंग की जाती है कि हम इस तरीके से
आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे कि आफ्टर सर्जरी पेशेंट को टॉयलेट जाना, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है वो करना, फिर कुछ समय बाद सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, मतलब बैक टू लाइफ लाने वाला हिसाब किताब, वो फिजियोथेरेपी में होता है आफ्टर नी रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो स्पोर्ट्स इंजरीज में जब हम रिकवरी मोड पर होते हैं, उभरते टाइम फिजियोथेरेपी कितने हद तक हेल्प कर सकती है? दोनों वे में हेल्प करती है। एक तो जो इमोशनल एस्पेक्ट है, हाँ। और दूसरा जो फिजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है उस प्लेयर के साथ। बिल्कुल। तो उस प्लेयर को काउंसिल करना, उस प्लेयर के लिए उसकी बातें समझ के कि उसकी क्या मनोदशा है उस वक्त, फील्ड से दूर रहना, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी। इंजरी से रिकवर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सबके अंदर एक जज्बा होता है कि हाँ जी हमें इंडिया के लिए खेलना है या फिर XYZ किसी भी कंट्री के लिए खेलना है, तो वो अपनी इंजरी पे ध्यान नहीं देते हुए जज्बे के हिसाब से चलना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा रोल आता है। हमारा रोल इस तरह से आता है, एक तो सबसे पहली चीज़ कि हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि प्लेयर जो है हमारे पास अर्ली स्टेज में आए, हम उसकी मसल्स को टेस्ट करें। टेस्ट करके भी प्रिवेंशन हो सकता है। और एक वक्त को अगर मान लो कि इंजरी हो गई है, इंजरी के बाद से स्टेज वाइज किस तरह से उसके प्रोग्राम को रेडी करें ताकि उसकी मसल्स दोबारा से खेलने लायक हो जाए। और एक बात का और ध्यान रखना होता है कि उस इंजरी की रीअकरेंस ना हो, हाँ। ताकि वो प्लेयर दोबारा बैक टू पवेलियन ना आए। तो ये सब काम जो है ये स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का तो होता है। आपने काफ़ी एथलीट्स के साथ काम किया, वो सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं रिकवरी टाइम पर? वही मैंने आपको बताया ना, वो जज्बा अंदर से होती हैं चीज़ें, जल्दी बैक टू फील्ड जाने की जल्दी होती है। तो ये सारी थोड़ी सी गलतियां होती हैं, जो कि अब बहुत कम है। कम हो गई अब क्योंकि लॉन्ग टर्म में पूरे साल ही मैच चल रहा होता है, हाँ। कोई ना कोई लीग चल रही होती है, तो उस हिसाब से अब प्लेयर्स काफ़ी कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेके, और इंजरी करने से पहले डरते भी कम है, क्योंकि उनको मालूम है कि बैक में कोई बैठा हुआ है जो हमारी टेक केयर करे। बिल्कुल। तो सपोज करते हैं किसी एथलीट को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है या उसका नी पे इंजरी आ जाती है, तो अब उस एथलीट को सर्जरी करवानी पड़ेगी या इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास? डिपेंड करता है किस ग्रेड की आपकी चोट, जो आपको किस ग्रेड का लगा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ACL की बात करें, ACL की बात करते हैं, तो ACL में भी ग्रेड्स होते हैं सर। जो ACL क्या होता है एक बार बता दीजिए। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट लिगामेंट होता है। ज़्यादातर जो, अगर हम लोअर लिम्स की बात करें, तो उसमें घुटने में सबसे पहली यही एक लिगामेंट है जो कि उखड़ती है अपनी जगह से। अच्छा। अब वो उखड़ने के बाद से किस ग्रेड की उखड़ी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिज़ाइन होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड है, तो फर्स्ट ग्रेड में प्लेयर जो है वो कुछ दिन के लिए स्टॉप करके चीज़ें रिहैबिलिटेशन में आ सकता है, थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट मशीनों से हम उनको हील करते हैं। राइट। सेकेंड ग्रेड में आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, सेकेंड ग्रेड में आजकल PRPs, SCPs ये सब इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि वहाँ पे एक तरह से एक न्यूट्रिशन दिया जाता है उस लिगामेंट को, जिससे कि वहाँ पे वो सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो जाए। तीसरा ग्रेड जहाँ पे हमारे सर्जन्स काम आते हैं, कि वो लिगामेंट पूरी तरह से हट गया है, टूट गया है, अपनी जगह से हट गया है, तो सर्जन्स उसको दोबारा से, इसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। तो सर्जन वो ACL लिगामेंट आपके शरीर से कहीं से भी वो एक टुकड़ा लेते हैं, टुकड़े को ACL फॉर्म में बना के और वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है, क्योंकि उसके रिहैबिलिटेशन में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, और कोई प्रोफेशनल प्लेयर है तो इट टुक्स अराउंड 6 मंथ to come back to the field. अच्छा, so you have worked with so many international and national brands. You have worked with Bollywood celebrities also, professional athletes also. तो एक मन में ये एक सवाल आता है कि आप प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ काम कर रहे हैं, वहीं पे आप सेम टाइम एक नॉर्मल पेशेंट के साथ भी कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आता है ट्रीट करते टाइम? वैसे तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए, हाँ। लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी स्लाइस हमारे पास है वो तो कॉमन पीपल का ही है। बिल्कुल। तो कॉमन पीपल और सेलिब्रिटीज, एक बातचीत करने का ढंग अलग होगा, बट ट्रीटमेंट तो ओवरऑल ऊपर वाले ने सेम ही बनाया है, बॉडी का डिज़ाइन सेम किया है, तो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट भी लगभग सेम होता है। ओके। सो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी में हम देखते हैं फिजियोथेरेपी किस तरीके से काम करेगी, आप एक ये बताइए। और कमर दर्द जैसे हमें होने लगता है, तो उसमें हम क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्या ऐसी हैबिट्स होती है जो हम चेंज कर सकते हैं
वो भी आप बताइए। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें आपने पूछी हैं। हाँ। जॉइंट रिप्लेसमेंट मोस्टली अगर हम नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो नी रिप्लेसमेंट में सर्जन जो है एक अपनी सर्जरी कर लेते हैं। उसके बाद से हम सर्जन से उस पेशेंट का क्या क्या चीज़ें हम अपनी तरफ से, हमारे पास जो प्रोटोकॉल है उसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सर्जरी जो सर्जन है वो सर्जरी करते वक्त उन्हीं को मालूम होता है कि अंदर किस किस एस्पेक्ट पे काम हुआ है, कोई छोटा सा फ्रैक्चर तो नहीं रह गया या कहीं पे कोई एक्स्ट्रा स्क्रू तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ गई। तो उस हिसाब से उन सर्जन से बात करके प्लस पेशेंट को चेक करके हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, जिसके थ्रू उस प्रोटोकॉल को हम पेशेंट पे दूसरे दिन से ही लागू कर देते हैं, सर्जरी के जस्ट दूसरे दिन से या सर्जरी जिस दिन हुई है उसी शाम से, ताकि अच्छा। हमारा जो गोल होता है उसमें ये होता है कि पेशेंट को कैसे जल्दी से जल्दी उसके रूटीन लाइफ में वापस लाया जाए। तो उसमें लॉट्स ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं, उनके अटेंडेंट्स जो होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं, प्लस जो प्रोटोकॉल हम बनाते हैं उसकी वजह से पेशेंट जो है वो बहुत कम समय में, समझ लीजिए 15 से 20 दिन या महीने के अंदर अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में वापस आ पाता है। ये हो गया जॉइंट जॉइंट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का। दूसरी बात, बैक पेन। बिल्कुल। ये तो अब बैक पेन एक पेंडेमिक है आज। तो हम अक्सर काफ़ी देर तक हम बैठ के काम कर रहे हैं कंप्यूटर के सामने, तो उस वजह से क्या बैक पेन होना शुरू हो जाता है हमें? हम कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमने अपनी बैक स्ट्रेट रखी हुई है, बिल्कुल। बट ये स्ट्रेट नहीं होता। अगर आप इसी पोजीशन में सिर्फ खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि आपका जो कमर है वो कॉन्स्टेंटली मुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसीलिए अब आपने कहीं पे बहुत जगहों पे पढ़ा होगा कि सिटिंग इज अ न्यू स्मोकिंग राइट नाउ। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से प्रोलॉन्ग हमारी बैक जो है वो एक पोजीशन में बनी हुई है, झुकी हुई है। इसमें हम कर ये सकते हैं कि हम अपने काम के बीच में छोटा छोटा ब्रेक लें, या फिर काम की जगहों को कुछ ऐसा बनाएं कि हम खड़े होके भी काम कर सकें। लाइक पोडियम सा बना दिया जिसके ऊपर आप लैपटॉप रख रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। पॉस्चर मेंटेन कर सकते हैं, प्लस थोड़ा बहुत जाके अपने थेरेपिस्ट के पास रेगुलर एक चेकअप कराएं कि आपकी बैक अभी इस वक्त किस स्थिति में है। उस स्थिति का पता लगेगा तो थेरेपिस्ट के पास ये स्किल होती है कि वो आपके मसल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। डिफरेंट उनके अपने फिजिकल टेस्ट होते हैं जिससे कि मालूम पड़ सकता है कि हाँ जी, आज की डेट में हो सकता है कि पेशेंट को कुछ ना महसूस हो रहा हो, बट कल क्या हो सकता है। तो उस एस्पेक्ट पे थेरेपिस्ट उन मसल्स पे, उसके पॉस्चर पे अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर की जो इंजरी है, ना ही सिर्फ बैक पेन, जो सर्वाइकल पेन होता है, बैक पेन होता है, तो इसके लिए हमें मल्टीपल अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरसाइजेस, पॉस्चर, सही डाइट, सही वज़न, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको ठीक करने के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि ना लोग जो शुरुआती दर्द होता है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और खुद से ही कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। दवाई ले आएंगे मेडिकल स्टोर से या कुछ वैसा कर लेंगे, लेप लगा लेंगे। ये सिनेरियो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। Yes. तो वो कौन सा स्टेज होता है कि एक अब हमें एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखिए, आपको अगर अपने पेन के रूट कॉज के बारे में जानना है कि पेन क्यों हुआ, तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास या अदर जो फिजिकल जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं, स्पाइन सर्जन्स हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, फिजियोज हैं। एक जो हमारे यहाँ जो चलन चल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बैक पेन हुआ, बिल्कुल, आपके दोस्त ने बता दिया जी ये मेडिसिन ले लेना, तो जो पिल पॉपिंग का जो कल्चर चल रहा है वो आपको कुछ दिन के लिए बेहतर फील करा सकता है, वो गैम्बल कर सकता है आपके दिमाग के साथ, बट आपके रूट कॉज पे काम कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ले दे के होता ये है कि रूट कॉज पे काम नहीं हुआ और वो बैक पेन आपके 10-15 दिन में जब आपकी मेडिसिन खत्म हो गई तो वो दोबारा से वापस आ जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, रुक के उस बैक पेन का रूट कॉज क्या है, वो आपको क्यों बार बार परेशान कर रहा है, इसके लिए आपको किसी ना किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उसके रूट कॉज को चेक करना चाहिए कि भाई क्यों ये पेन हुआ। कई लोग होते हैं जिनकी बैक में प्रॉब्लम हुई, सियाटिका का नाम सुना होगा आपने, पैरों में पेन रेडिएट कर रहा है, उन्होंने अपने आप से कोई पिल, किसी दोस्त ने, किसी ने सलाह दे दी और ले लिया। तो जब
मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ और जो चीज़ उन्हें रोक देनी चाहिए थी या इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए जो जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ के सामने आती है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जब आपको शुरुआत में पेन हो रहा है, 2 से 3 दिन में नहीं जा रहा है, यू शुड गो टू योर थेरेपिस्ट, गेट इट चेक्ड एंड गेट इट ट्रीटेड। एक सिनेरियो ये भी था, अभी हमने हाल ही में देखा था, एक यूट्यूबर है गौरव तनेजा, वो काफ़ी वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में है। एक रोज़ वो उठे तो उनकी कमर टिल्ट हुई पड़ी थी, तो वो क्या सिनेरियो रहता है, मतलब वेट लिफ्टिंग? स्पाज्म आ गया। अच्छा, उन्होंने स्पाज्म क्या होता है, बता। स्पाज्म होता है जैसे कि आपके बैक में अकड़ाहट, अगर नॉर्मल शब्द में कहूँ तो एक अकड़ाहट आ गई, जो वो मसल को जो काम करना था उसने वो काम नहीं किया। ओके। मतलब आप बेड से उठे, बेड से उठ के आपको खड़े होने के लिए बहुत सारी मसल्स लगी, बिल्कुल। उनमें से कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स ने काम नहीं किया। अगर बेसिक भाषा में समझाने के लिए बोलो तो एक अकड़ाहट आ गई, तो वो खड़े नहीं हो पाए। उसके पीछे जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग के दौरान जो सही पॉस्चर चाहिए वो उन्होंने अटेन नहीं किया होगा, मेरे ख्याल से। अजम्पशन कर रहा हूँ क्योंकि मैं मिला नहीं उनसे। राइट। तो सही जो पॉस्चर चाहिए वो उन्होंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि एक्सरसाइजेस के वक्त आजकल बहुत लोग अपने आप को ट्रेनर बोलते हैं। राइट। ठीक है, और जैसे ही आप जिम में जाते हो तो वो ट्रेनर आपको जो है वो हर तरीके से चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने हुए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल। वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जनरल एक्सरसाइजेस सभी को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी इस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में आपको पेन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपको डेडलिफ्ट करना है, डेडलिफ्ट करने के लिए आपकी स्पाइन शुड बी वेरी मच स्ट्रेट, और वो हाथ से उस लिफ्ट को उठाने का एक तरीका होता है जिससे कि इंजरी प्रिवेंट करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वो बेल्ट वगैरह Belts पहन के लगाते भी हैं। सारी चीज़ें करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज़ में उसको इग्नोर करने की कोशिश की होगी, इसी वजह से वो जो आपने बताया कि एकदम से वो उठे और अचानक से उनको वो अकड़ाहट सी फील हुई और वो सीधे नहीं हो पाए। तो अब इस स्टेज में फिर वो हम लोग का काम चालू होता है, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को ट्रीट करना, उस मसल को प्रॉपर पर्टिकुलर किस तरह से उस मसल को एक्सपैंड होना है, किस तरह से कंस्ट्रक्ट होना है, ये सब चीज़ हम उन्हें सिखाते हैं और पेशेंट को बैक टू नॉर्मल स्टेज लाते हैं। ऑलराइट। सो कोई यंग प्रोफेशनल है और वो अभी इसमें करियर सोच रहा है, कोई स्टूडेंट है वो करियर में आना चाहता है, तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ और स्किल्स होनी चाहिए इस प्रोफेशन में आने के लिए? कमांड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी बात किसी से मनवानी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको ये करना है, तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। प्लस अगर आपको थेरेपिस्ट बनना है तो 3 से 4 एस्पेक्ट पे काम होना चाहिए। अगर आपके में ये स्किल है कि आप किसी की सुन सको, सबसे पहली चीज़ आपने मुझे कुछ बताया तो मुझे उसके बारे में सुनना है पहले, सुनने के बाद से उसके लिए डायग्नोसिस तैयार करनी है उसकी बातों से कि क्या है। उसके लिए डिफरेंट चीज़ें हम चेक करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, मसल की इतनी पावर होनी चाहिए, यहाँ रेडिएशन होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। प्लस जो प्रोग्राम मैंने बनाया वो चीज़ आपको मैं समझाने के लायक हूँ कि मैंने जो ये प्लान जो किया है आपके लिए, ये सारी प्लानिंग जो है मैं आपको कन्वे कर सकूँ। और प्लस चौथा एस्पेक्ट कि उस ट्रीटमेंट को करने के बाद से क्या आउटकम आया, उसके लिए मैं आपको भी पेशेंस दिला सकूं और अपने आप को भी पेशेंस दिला सकूं। तो ये सारी क्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है। प्लस सेवा भाव होना चाहिए, बिल्कुल। प्लस लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इतने सारे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम तैयार कर सकते हो। और अगर एकेडमिक एस्पेक्ट से पूछ रहे हैं तो मैं वो भी बता सकता हूँ आपको। बताइए। आपको इसमें जो है साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए आपका 12th का। उसके बाद से आप किसी भी अच्छे कॉलेज में थ्रू एंट्रेंस आप चीज़ों को ले सकते हो। एंट्रेंस के साथ आपका फिर जिस हिसाब से मेरिट आया आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। 4.5 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद से उसको बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी बोलते हैं। उसके बाद से फिर जैसे एमबीबीएस करने के बाद से फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उनकी मास्टर्स होती है, उसी तरह से हमारे में मास्टर्स होती है। मास्टर्स भी कई स्ट्रीम में है, ऑर्थोपेडिक में है जिसको ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, स्पोर्ट्स में है उसको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। जेरियाट्रिक्स बहुत चल रहा है कि ओल्ड एज में कैसे लोगों को ट्रीट किया जाए, किस तरह से, तो वो जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हो गए। जिनका कार्डियो सर्जरीज हुई हैं उनके लिए कार्डियक थेरेपिस्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं। बच्चों में इतनी एलिमेंट्स आ रही हैं तो उनके लिए पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो डिफरेंट चाइल्ड केयर सेंटर्स और इन सब चीज़ों में
ट्रीट करते हैं। अच्छा प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो अपने आप को एनालाइज करिए और इस हिसाब से इस प्रोफेशन को चूज़ करिए। मेडिकल साइंस में हम देख रहे हैं बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ चुकी है टेक्नोलॉजी को लेकर भी और वैसे भी। आपने फिजियोथेरेपी में कितने एडवांसमेंट्स देखे हैं हाल ही के सालों में? जिस तरह से आपने बाकी सब फील्ड्स में एआई और रोबोटिक्स देखा है, हाँ, उसी तरह से हमारे फील्ड में भी है अच्छा। सेम। अब चीज़ें मैनुअल से काफ़ी हद तक रोबोटिक्स में ट्रीटमेंट को करने के लिए भी और ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस के लिए भी। इससे क्या होता है कि जब एडवांसमेंट्स होती हैं तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टूल्स होते हैं कि हम पेशेंट को एक्यूरेट डायग्नोस कर सकें राइट, और उसको ट्रीटमेंट दे सकें। बिल्कुल। तो इसी तरह से ओके, सो फिजियोथेरेपी को लेकर आम लोगों में क्या एक भ्रम है जो आप दूर करना चाहेंगे? फिजियोथेरेपी में आम लोगों को, अब तो नहीं खैर, लेकिन कुछ समय पहले तक फिजियोथेरेपिस्ट को एज मैस्योर समझते थे लोग कि मसाज वाला, हाँ, ठीक है। राइट। लेकिन अब वो सिनेरियो नहीं है। अब लोगों को मालूम है कि अगर डिफरेंट टाइप की मुझे इंजरी है, अब तो एस्पेक्ट वैसे भी होने लगा है कि लोग जो हैं वो सीधा फिजिशियन के पास नहीं जाके, किसी स्पेशलिस्ट फिजिशियन के पास नहीं जाके, अपनी मस्कुलोस्केलेटल मतलब हड्डी और मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं। तो चीज़ें तो चेंज हुई हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने लिए क्या अप्रोच ठीक है, इसके बारे में जानकारी लोगों को मिलने लगी है थ्रू इंटरनेट और सारी चीज़ें। तो अब जो पहले जो सिनेरियो था वो सिनेरियो तो नहीं रहा खैर। अब लोगों में जैसे जैसे एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस आ रही है, दे नो कि उनके लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। हमारी फील्ड टोटली ड्रगलेस फील्ड है, बिल्कुल। तो नुकसान कम है। लेकिन यस, मैं ये नहीं कहता कि ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रोल है इस चीज़ में और डिफरेंट तरीके से लोग देखते हैं। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो फिजिशियन आपको पेन किलर्स भी देते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हम पेशेंट को दो तरीके से ट्रीटमेंट दे के, एक जो सर्जन अपना या फिर जो फिजिशियन अपना काम कर रहे हैं थ्रू मेडिसिन, और उनके साथ मिलके टीम अप करके जो फिजियोथेरेपिस्ट चलते हैं वो, बिल्कुल। तो पेशेंट को डुअल बेनिफिट मिलता है। तो किसी भी फील्ड को मैं नीचा या ऊपर नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, एक टीम वर्क के साथ आउटकम बहुत बढ़िया आता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ऐसी क्या 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, वो बताइए? बायोलॉजिकल टाइम को रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल टाइम, अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अभी हम सब कोविड के दौर से बाहर आए, कोविड के बाद तो ऑफिस जाना आना होता नहीं था। उसमें हुआ ये कि देर रात तक लोगों का उठना ज़्यादा हो गया, और क्योंकि कोई टास्क नहीं था तो मॉर्निंग में 10-11 बजे तक सोना और सब राइट। हुआ ये कि आप जब मॉर्निंग में नहीं उठ रहे हो, देर रात तक जग रहे हो, स्क्रीन है आपके सामने और सारी चीज़ें कर रहे हो, मॉर्निंग में जो उठ के एक नहाने धोने का स्कीम होता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट का स्कीम होता है, एक्सरसाइज रिजीम होती है, वो सब छूट गया। तो उस बीच में हमने ये देखा कि बैक पेन, इमोशनल स्ट्रेस, ये सब लोगों में बहुत बढ़ गया था। तो बायोलॉजिकल टाइम को जो है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, पर्टिकुलर टाइम पे एक्सरसाइज करना, पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाना, पर्टिकुलर टाइम पे काम पे जाना, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो बायोलॉजिकल जो टाइमिंग्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक सही डाइट लेना, दूसरा। तीसरा, अब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4000 स्टेप्स चलिए तो आप ठीक रहेंगे, क्योंकि हमारा बैठने उठने का सिस्टम ख़राब हो गया है। हम ज़्यादातर अब अपने वर्क प्लेस पे बैठ के काम करना होता है। तो कम से कम 10 से 15 हज़ार स्टेप दिन में चलने की कोशिश ज़रूर करिए। ये 3 चीज़ें आप लागू करेंगे तो आप बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? टाइम पे चीज़ें करें, अच्छा खाएं, बिल्कुल। जो पुरानी पद्धति है हमारी उसमें उसको रिस्पेक्ट करें,
खाने पीने का ध्यान रखें। नई चीज़ों से मुझे परहेज़ नहीं है, बट येस जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें एक साइंटिफिक वे छुपा हुआ है। तो घर का खाएं, बाहर का कम खाएं, पहली चीज़ ये। एक्सरसाइज करें और सबसे बड़ी चीज़ माइंड फ्रेश रखें, बिल्कुल। स्ट्रेस से दूर रहें। इसमें कुछ नहीं रखा है। जो प्रॉब्लम आई है वो आज है, कल नहीं है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम, वो जो स्ट्रेस जो आपको शरीर में तकलीफ़ें दे के जाएगा वो रहने वाला है। तो आप अच्छा खाएं और अच्छा सोचें, बस 2 चीज़, और एक्सरसाइज करते रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय थैंक यू दिया। सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित। आज के एपिसोड में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़। नमस्कार। नमस्कार।